पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आपको ये बताया गया था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम ये था परावर्तन का कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद से मैंने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर किसी बिंदु पर मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर वस्तु का ही फिगर या वस्तु की ही आकृति बन जाती है। उसी आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में मैंने कल बताया था, और आभासी प्रतिबिंब के बारे में, समतल दर्पण के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने। आइए आज गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। हो सकता है कि समतल दर्पण के बारे में अभी आगे मैं अभी और चीज़ें बताऊं। कल उससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैंने लास्ट में आपको बताए थे। आइए आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। और दर्पण को आप जानते हैं जैसा कि ट्रांसपेरेंट जो कांच होता है, कोई समतल दर्पण ही बनाना हुआ तो समतल एक ट्रांसपेरेंट कांच ले लिया जाता है और कांच के एक सिरे पर सबसे पहले कोटिंग की जाती है या कलई लगाई जाती है मरकरी की या पारे की, और उसके ऊपर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाता है। कभी तो उसको दिखलाया जाता है इस तरीके से। तो अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर इस तरह से आ रही है, इस दिशा से आ रही है, तो ये परावर्तित होकर के इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। इसको आपतित किरण कहा जाता है, इसको अपवर्तित किरण, और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। इस पर एक रेखा खींच दी जाए, इस मिरर पर या इस दर्पण पर खींच दिया जाए तो ये अभिलंब होता है। ये आपतन कोण, जो जिधर से किरण आ रही है तो ये आपतन कोण आई हो जाता है, ये परावर्तन कोण आर हो जाता है। और इसकी पॉलिशिंग की गई है। तो ये वाला तल इधर से, जिधर से हम खड़े होकर के फिगर देखते हैं, ये वाला तल जो है कहलाता है परावर्तक तल। परावर्तक तल। आप कोई कहें कि इधर से किरण डालें, तो इधर से किरण डालेंगे तो कोई चिकना और चमकदार है ही नहीं, रिफ्लेक्शन उस तरह का नहीं पाएंगे जैसा कि आप इधर से पा जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कोई इमेज बनता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह तल चिकना और चमकदार नहीं है। आइए अब हम आप पढ़ने चल रहे हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल मिरर्स भी हो सकता है। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है? उत्तल दर्पण में ये धंसा हुआ तल, समतल में बिल्कुल समतल था, उत्तल गोली है, किसी खोखले गोले से काट करके बनाया गया है। ये इसके जो दबे हुए वाले तल पर है वहाँ पर पॉलिशिंग कर दी जाती है, और आप इसके फ्रंट पर, इसके सामने खड़ा होते हैं तो इसका ये वाला तल जो है परावर्तक तल कहलाता है। यहाँ से परावर्तन होता है। परावर्तन का नियम केवल समतल दर्पण के लिए ही नहीं है। जो नियम परावर्तन का नियम समतल दर्पण पर लागू होता है वही उत्तल और अवतल दर्पण पर भी लागू होता है। किसी भी प्रकार के दर्पण पर परावर्तन का नियम भी लागू होता है। तो ये परावर्तक तल कहलाता है। परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी अंग्रेजी होती है, REFLECTING SURFACE, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
यहाँ पर ये जो अवतल दर्पण होता है कुछ नहीं, ये जो अंदर आप पॉलिश किए हुए हैं बाहर पॉलिश कर दीजिए और अंदर वाला ये मिटा दीजिए तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। तो इसको जब हम बनाएंगे बाहर वाले तल पर या जो उभरा हुआ तल होता है, उभरे हुए तल पर पॉलिशिंग की गई होती है और इसके सामने आप खड़े होकर के इधर देखते हैं तो ये जो होता है इसका अंदर वाला तल जो होता है ये परावर्तक तल, यानी इस तल से परावर्तन होता है। परावर्तक तल ये बनाए कैसे जाते हैं, आइए इसके बारे में, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई गोला है, ये कांच का कोई खोखला गोला है। कांच का जब कोई खोखला गोला होगा तो इसका कोई सेंटर होगा, इसके सेंटर को हम सी से दर्शाएं और यहाँ पर हम इसके इधर वाले पोर्शन को गोला है ये, और इस गोले को हम काटें, ऐसे काट लें और इसको यहाँ से काट लें। लेकिन अभी हम इसको रखे रहेंगे यहीं पे, अब कट करके हम इसको निकालेंगे बाहर की तरफ, इसको भी कट करके बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर की तरफ निकालने के बाद हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसके पीछे इस साइड में हम पॉलिश कर दे रहे हैं, पॉलिश लगा दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं। एक्चुअली हमको रेड कलर से इसको दर्शाना चाहिए, आइए हम इसको रेड कलर से ही वो करते हैं, क्योंकि पारे का ऑक्साइड लगाने के बाद लाल पेंट लगा दिया जाता है तो बहुत चमकीला है, इधर से देखने पर ये सरफेस बहुत चमकीला प्रतीत हो जाता है। तो आइए हम इसको रेड से ही कर दें। ये कलई किया गया है या पॉलिश किया गया है, अंग्रेजी में कहा था पॉलिश किया गया है। तो इसका ये सिरा परावर्तक तल, इधर से जो है ये वाला सिरा परावर्तक तल हो गया जैसा दिखाई दे रहा है। तो खोखले गोले से कट करके निकालेंगे तो यह उत्तल दर्पण जैसे कार्य करेगा। ये उत्तल दर्पण, देखिए ये उत्तल दर्पण जो बनाया गया है ऐसे। और यदि हम इस साइड को कर दें, पॉलिश कर दें, बाहरी साइड को, उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाता है, तब यह जो है ये जो है अवतल दर्पण कहलाता है। अब कैसे लिखेंगे हम, पहले लिख दें कि ये जो है उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, और यह जो है अवतल दर्पण। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको, इसके व्यास को, इस गोले को व्यास को बनाते हैं। आइए देखते हैं गोले का व्यास बनाने से क्या फ़ायदा होने वाला है। ये गोले का व्यास बन गया। अब गोलीय दर्पण संबंधी तमाम परिभाषाओं को मैं परिभाषित करने चल रहा हूँ, एक 1 बाय 1 एक एक करके उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बाद में अभी मैं उसको लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल ये देखिए, ये उत्तल दर्पण है। पहले उत्तल दर्पण पे समझा दूंगा, फिर अवतल दर्पण पे समझाने की कोशिश करूंगा। उत्तल दर्पण के इस वाले पॉइंट को कट करके निकाला गया है, तो इसको यहाँ पर M1 या M1 M2 लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम लिख लें M1 M2। M का मतलब होता है मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण, इसलिए M1 M2। ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये जिस पॉइंट पे इसका डायमीटर कट करता है इसी को पॉइंट P कहते हैं। और ये PC इज इक्वल टू हो जाएगा R, ये कैपिटल R हो जाएगा। यहाँ तक नहीं होगा, ये यहाँ तक होगा।
इस आर को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ये जो केंद्र होता है, सी जो होता है केंद्र होता है, इसी सी को जो है हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। अब आइए हम बताएं वन बाय वन करके डिफिनीशन। सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं दर्पण के ध्रुव से क्या तात्पर्य है। पी का मतलब होता है पोल। यह पॉइंट जो है पी है, पी का मतलब पोल, पोल का मतलब होता है ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, ये पी जो है दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? जो गोलीय दर्पण लेते हैं, जो कोई भी गोलीय दर्पण, चाहे इसको लें या इसको लें, इसका जो मिडिल पॉइंट होता है दर्पण का, कोई दर्पण ऐसे है और तो ये जो पूरा दर्पण गोली है, गोल भी है, काटा जाएगा तो गोल ही निकलेगा। उसका जो मिडिल पॉइंट होगा, गोलीय दर्पण का मिडिल पॉइंट गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका, इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या हो गया? सी हो गया। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण, ये जो गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर द्वारा। यहाँ देखिए, ये जो दर्पण है, उत्तल दर्पण है, ये जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को जो है ये कैपिटल आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के लिए देखिए, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये दर्पण का ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यही रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसको आगे पीछे बढ़ा दिया जाए, आगे पीछे बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। इस दर्पण का भी मुख्य अक्ष यही होगा, इस दर्पण का भी मुख्य अक्ष यही होगा। पहले अभी इस पे हमको बता लेने दीजिए। उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के बाद आता है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आप जानते हैं, या यूं समझिए, कोई वृत्त लीजिए या गोला लीजिए, वृत्त, इसको वृत्त लेंगे तो यहाँ से सेंटर सी है, सेंटर सी से किसी पॉइंट पर, चाहे यहाँ या यहाँ या यहाँ, आप रेडियस ले लें, रेडियस को कैपिटल आर माना गया है, तो यह रेडियस आर, यहाँ पर खींची गई स्पर्शी, इस वृत्त पर कोई स्पर्शी खींच दिया जाए, या गोला माने तो गोले पर कोई स्पर्शी खींच दिया जाए, तो यह जो त्रिज्या है, गोली दर्पण लिए हैं तो गोला ही मानिए, ये सब गोला है, गोले पर जो स्पर्शी खींचा जाता है, इस पर सदैव 90 अंश का कोण बनाती है, तो इसी को कहा जाता है त्रिज्या जो है गोलीय सतह पर हर जगह अभिलंब होती है। तो ये जो है सी से, इसके सेंटर से कोई भी रेखा खींच दीजिए, दाएं बाएं, चाहे इधर से होके जाने वाला, इधर से होके जाने वाला, इधर से होके जाने वाला, ये प्रत्येक रेखाएं वक्रता केंद्र से, इस गोलीय दर्पण से कोई भी रेखा जाए या कोई भी किरण जाए, वक्रता केंद्र से होकर के जाए, तो वह रेखा जो है इस दर्पण पर अभिलंब होगी। तो अभिलंब की परिभाषा को आप लोग जान गए कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब होती है। गोलीय दर्पण के इस बिंदु पर अभिलंब है, इस बिंदु पर कौन सी? त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, या यहाँ से कोई रेखा यहाँ पे खींच देंगे तो वो अभिलंब होगी। अभिलंब के बाद से होता है अपर्चर। एक आता है शब्द द्वारक, दर्पण का द्वारक। दर्पण के द्वारक से मतलब है ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का व्यास कितना है, यहाँ से और यहाँ के बीच की लंबाई कितनी है, ये जो गोलीय दर्पण लिए हैं इसका व्यास कितना होता है, उसको अपर्चर बोला जाता है या द्वारक बोला जाता है। तो गोलीय दर्पण का जो व्यास होता है वही उसका द्वारक कहलाता है। खासकर द्वारक से मतलब ये होता है जैसे दरवाज़ा,
दरवाज़ा है, दरवाजे को द्वारक कहा जा सकता है। किसी घर का दरवाज़ा बड़ा होता है तो उसमें आने वाली, खोल दिया जाए तो उसमें आने वाली हवा की मात्रा अधिक होगी। किसी दरवाजे का द्वारक कम होता है। द्वारक का मतलब उसका क्षेत्रफल, एरिया से मतलब है, यहाँ पर एरिया भी कह लेंगे। डायमीटर अधिक होगा तो एरिया अधिक होगी, तो डायमीटर का मतलब व्यास अधिक होगा तो एरिया अधिक होगी। कुल मिलाकर के यही है कि ये इसके व्यास से आप मतलब रखें तो इसको बोला जाता है द्वारक। फोकस अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के संदर्भ में, गोली दर्पण के संदर्भ में फोकस या मुख्य फोकस किसे कहते हैं? जरा देखिए, यहाँ पर मैं परिभाषित कर रहा हूँ इसलिए सबको एक ही जगह परिभाषित कर दूँ। ये उत्तल दर्पण है और हर बार ये गोला नहीं बनाया जाएगा पूरा, इसका कहीं सेंटर मान लिया जाएगा, मान लिया कि इसका सेंटर सी है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा सुनिए। प्रकाश की किरण को आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? किसी एक किरण द्वारा बनाते हैं, किसी ऐसे, ये किरण जब आएगी तो यहाँ से टकरा करके और इस दिशा में जाएगी। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये इधर की तरफ जाएगी कि नीचे की तरफ आएगी। तो सबसे पहले परावर्तन के नियम में जरा आप याद कीजिए कि परावर्तन के नियम में ये समतल दर्पण हुआ करता था। जिस बिंदु पर किरण आती थी, ये आपतित किरण थी, आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते थे, तो जो परावर्तित किरण होती थी वह अभिलंब के दूसरे साइड में जाती थी। अब यहाँ पर इस बिंदु पर हमको अभिलंब खींचना है, तो अभी मैंने बताया अभिलंब खींचने की प्रक्रिया कि यहाँ से इस बिंदु सी को मिला दीजिए। तो यहाँ से जब उस बिंदु सी को मिलाएंगे और मिलाते हुए आगे की तरफ खींच दीजिए रेखा, ये अब ये हो गया आपतन कोण। क्यों आपतन कोण आई होगा? क्यों? क्योंकि अभिलंब से आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण। इस अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाएगी, यही कोण आपतन कोण आई कहलाता है। अब क्या करेंगे हम? अब जितना कोण ये बना रहा है तो जो परावर्तित किरण होगी ये अभिलंब के दूसरे साइड में होगी, इसलिए यह किरण टकरा करके कभी इस दिशा में नहीं आएगी। उत्तल दर्पण के केस में तो क्या होगी? उत्तल दर्पण के केस में उतना ही कोण बनाते हुए ये किरण, अरे मैं तो ब्लैक से बना दिया, हमको बनाना चाहिए ब्लू कलर से, क्योंकि किरण जो आ रही है वही किरण जाएगी ना। ये देखिए कुछ इस तरीके से सीधी रेखा में इधर से आएगी टकरा करके, और ये एंगल जो हो जाएगा यह आर हो जाएगा, यह एंगल आई है। और आप जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। फिलहाल मैं इसको बताने के साथ साथ प्रतिबिंब बनाने के नियम को भी धीरे धीरे बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि ये किरण आई इधर से तो गई किस साइड। तो ये किरण कभी भी उत्तल दर्पण में इस दिशा में नहीं आएगी। दूसरा फैक्ट अभी जो हम आपको बता रहे थे, वो बता रहे थे फोकस अथवा मुख्य फोकस। तो फोकस अथवा मुख्य फोकस में क्या है कि गौर से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही किरण या दर्पण के, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, आप कहेंगे कहाँ मिल रही है ये? सीधे इसको नीचे की तरफ हम बढ़ाएंगे। ये जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका जो है मुख्य फोकस कहलाता है या फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस, ये मुख्य फोकस, यह फोकस कहलाता है। यह पॉइंट P है, P का मतलब पोल होता है, ये मुख्य फोकस कहलाता है। जरा अवतल दर्पण के केस में देख लीजिए, यदि यही अवतल दर्पण कहीं होता
अवतल दर्पण के केस में देखिए, अभी मुख्य फोकस को मैं समझा रहा हूँ, अब सीधे इसके बारे में एक एक लाइन लिखते चला जाऊँगा। ये कहाँ गया, ये कोई अवतल दर्पण है, इसका यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई इसका सेंटर सी वक्रता केंद्र, और यह इसका ध्रुव क्या हो गया, पी हो गया। इसके समांतर जब कोई रेखा आएगी, मान लीजिए कि इसके समांतर कोई किरण आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, तो इस पॉइंट पर हमको अविलंब खींचना। अविलंब खींचने के लिए कुछ नहीं करते हैं, उसी पॉइंट से इस सी को मिला देते हैं। तो उस पॉइंट से सी को मिला देंगे तो कैसे बनेगा ये देखिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। अब ये आपतित किरण है और ये अविलंब, अविलंब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जाए तो इस स्पर्श रेखा पर यह लंब होगा, ये रेखा लंब होगी। यहाँ पर यह अविलंब क्यों है, ये चीज़ अविलंब क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यदि एक स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उस पर यह रेखा लंब होगी, इसीलिए ये अविलंब हो गया। यह कोण जो है आई हो गया, तो परावर्तित किरण इस साइड नहीं जाएगी, इसमें तो उस दिशा में चली जा रही थी, इसके विपरीत दिशा में आएगी। तो विपरीत दिशा में आने पर क्या होगा, विपरीत दिशा में, इस दिशा में आने के लिए कुछ इस तरह से आएगी ये, तो इस बिंदु पर ये कट करेगी, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को कट करेगी, काटेगी, वही जो है यही फोकस बिंदु कहलाता है। तो फोकस बिंदु की परिभाषा क्या हो गई, फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इधर से आपकी आंख इधर रहेगी तो लगेगा कि यह किरण यहाँ से आ रही है, या आपकी आंख यहाँ पर होगी, आंख बना दें अपनी यहाँ पे, तो ये यहाँ पे काटेगी, मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटेगी, तो यही मुख्य फोकस होगा और यहाँ पर ये मुख्य फोकस होगा। एक बार और परिभाषा सुनिए। परिभाषा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। हम कहें कि आप यहाँ पर आँख बना लीजिए, मुझको आँख बनाने नहीं आता है, ये आँख है, तो ये प्रतीत होगा, ये ऐसा नहीं प्रतीत होगा कि इधर से आ रही है, ये प्रतीत होगा कि ये यहाँ से आ रही है। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होती है, इस फोकस बिंदु से या मुख्य फोकस से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है। और यहाँ से मान लीजिए डॉटेड लाइन से कीजिए ऐसे, और ये जो दूरी होती है स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। और आप जानते हैं कि ये यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, ये और इसको डॉटेड लाइन से मिला लीजिए, ये दूरी कैपिटल आर, ये प्रूव करके दिखाया जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रूव करके दिखाया जाता था, आप लोगों में प्रूफ नहीं दिया हुआ है। फिलहाल आप ये जानिए कि F = R/2 या फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। फार्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, यानी वक्रता त्रिज्या की लंबाई बटे 2, ये होता है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि यह फोकस बिंदु P और C के बीच में होता है, क्योंकि ये दोगुनी दूरी है, जितना दूरी यह है उतनी दूरी यह है, और तो इसलिए यह फोकस पॉइंट लाइज बिटवीन पॉइंट P एंड C। पॉइंट P को पोल बोला जाता है और C को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है या वक्रता केंद्र बोला जाता है। तो इस तरीके से आप मुख्य फोकस के बारे में, यह भी इसके में भी होता है F = R/2, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, यह वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से जो दर्पण के केंद्र से, गोली दर्पण के केंद्र से गोली दर्पण तक की दूरी, गोली दर्पण के ध्रुव तक की दूरी, ये जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तथा फोकस से ध्रुव तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ये
तो इस तरीके से आप फोकस दूरी के बारे में जान गए। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस तल जो है ये दर्पण है। मान लीजिए कि ये दर्पण है और यह फोकस बिंदु है। फोकस तल पर एक ऐसे समतल की परिकल्पना कीजिए, मान लीजिए कि यह समतल है, ये कॉपी जो दिखा रहा हूँ ये समतल है, और इसको ले जा करके यहीं पे रख दीजिए। इस तरह से रखिए कि किरण आ रही है डिस्टर्ब ना हो यहाँ पे, इस तरीके से। तो थोड़ा नीचे रखिए इस तरीके से, जो ऐसा तल जो फोकस बिंदु से होकर जाए तथा मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तो जब कभी एक इमेजिनेशन करें कि कुछ इस तरह की घटना होती है, तो ये जो तल होता है, ये जो तल जो फोकस से, मुख्य फोकस से होकर के जाता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो यह तल कहलाता है फोकस तल। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सूर्य से यदि ये किरणें मान लीजिए आ रही हैं और बीच में यहाँ पे कोई छोटा सा कागज़ का टुकड़ा यहाँ पे रख दीजिए, होगा क्या? होगा ये कि इसी को मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये कोई अवतल दर्पण है, हालांकि बना नहीं सही है तो सही बना लूँ पहले। ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका, अगर सूर्य की किरणें इस तरीके से आ रही हैं इस पर, तो ये दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, ये जो परावर्तित होने के पश्चात एक ही बिंदु से, ये नहीं कि नज़दीक होगा तो दूसरे बिंदु से नहीं जाएगी, नो। कोई भी किरण आएगी, कोई भी समानांतर किरण आएगी और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से ही जाएगी। इसमें भी कोई भी किरण कहीं से भी आए, लेकिन जो परावर्तित होगी तो परावर्तित होने के बाद वो यहीं इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। अगर यहाँ पर कोई कागज़ का टुकड़ा, ये सूरज से आने वाली किरणें हों, यहाँ पे कोई कागज़ का टुकड़ा रख दीजिए तो यहाँ पे बहुत ही चमकीला प्रतिबिंब बनेगा। सूर्य गोल होते हैं तो यहाँ पर भी एक छोटा सा गोला बहुत चमकीला बनेगा। कुछ देर तक कागज़ के टुकड़े को रखिएगा तो वह जल जाएगा, या अपना हाथ उसके बीच में कहीं एक उंगली रख दीजिए वहाँ पे, तो कुछ देर बाद वो आपको गर्म प्रतीत होने लगेगा। और यदि बहुत ज़्यादा देर तक रखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि सूर्य की सारी एनर्जी आपके इस उंगली को मिल रही है। तो ये सभी फोकस क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी किरणों को ला करके एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इसलिए इसको फोकस कहा जाता है। आप कहेंगे यहाँ पर तो एकत्रित नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो फैला दे रहा है, तो ये डाइवर्ज कर दे रहा है, लेकिन फिर भी ये एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए इसको फोकस। तो ये दो चीज़ें मुख्य फोकस के बारे में और फोकस तल के बारे में, फोकस दूरी के बारे में आप समझ गए। एक होता है संयुग्मी बिंदु। मान लीजिए कोई वस्तु है कहीं, अब इसको मैं कहाँ समझाऊं, यहीं पे थोड़ा समझा लेने दीजिए। अगर संयुग्मी बिंदु अवतल दर्पण में ही होता है, उत्तल दर्पण में होता नहीं है। अगर कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहीं बनता है। मान लीजिए ये सीधे जाने वाली किरणें जो हैं इधर से होकर चली जाएंगी और इसके फोकस से होकर जाने वाली, मान लीजिए यह फोकस है, फोकस से जाने वाली किरण यहाँ पे, तो इस चित्र को हम तो बनाएंगे बाद में, क्योंकि इसके लिए जगह ज़्यादा चाहिए। मैं जो समझाना चाहता हूँ संयुग्मी बिंदु के बारे में वो समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह कोई दर्पण है, दर्पण पर यह वस्तु है, इसको ओ लिखा जाता है। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, OBJECT, इसकी हिंदी होती है वस्तु। और आई का मतलब होता है, लिखा जाएगा आगे तो ध्यान रखिएगा, इमेज। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब। यह ऑब्जेक्ट ओ है और इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ पर बनता है, छोटा बनता है या बड़ा भी बन सकता है, लेकिन जब तक इसके यहाँ पे रहेगा, ये इधर बनेगा तो छोटा बनेगा, जब ये इधर चला आएगा तो इधर तरफ बड़ा बनने लगेगा, वो तो बाद में बताया जाएगा। ये इमेज है। अगर आप देख रहे हैं इस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ये, यानी किरणों को जब खींचा जाएगा, रे डायग्राम खींच के बनाया जाएगा तो ये बनेगा। यदि वस्तु यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर है,
उलट दीजिए, यदि वस्तु को यहाँ पर रख दीजिए और प्रतिबिंब यहाँ पर बनने लगे तो ये दोनों बिंदु, यह पॉइंट और यह पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो है संयुग्मी बिंदु कहलाएंगे या संयुग्मी फोकस कहलाएंगे। तो इस तरीके से गोलीय दर्पण संबंधी परिभाषाओं को हमने कलेक्ट करके केवल एक जगह रख दिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तल दर्पण का मैं उदाहरण लेकर के बताया हूँ, अवतल दर्पण के बारे में उदाहरण लेकर के बताना चाहता हूँ। अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है? अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वह अवतल दर्पण का ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर M1 M2 मान लिया जाता है, तो अवतल दर्पण के 20 पॉइंट्स को M1 M2 मिरर है, तो M1 M2 P से C तक की दूरी, यह जो है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इन दोनों के ठीक बीचों बीच में जो होता है फोकस बिंदु F होता है। फोकस बिंदु से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी ये फोकस दूरी कहलाती है। ये अभी आपको बताया गया है। और कोई तल एक यहाँ पर हो जाए तो वह जो है फोकस तल कहलाएगा। तो ये सब रहा गोलीय दर्पणों के बारे में। आइए 1 बाय 1 करके हम आपको जो बताए हैं उसको जल्दी जल्दी लिखते चले जाएं। तो अभी मैं बात कर रहा था दर्पण की ध्रुव की। तो ये मैंने बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये परावर्तक तल इधर से परावर्तन होता है, इसका मिडिल पॉइंट जो है यह P, यही ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब मैं जो है ध्रुव के आगे यदि P लिख दूं, कैपिटल P, तब आप समझा कीजिएगा कि ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है। तो यह जो है दर्पण का ध्रुव जो है यह पॉइंट P है और इस दर्पण का ध्रुव यह पॉइंट P है। इसका परावर्तक तल ये है। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, देखिए ये गोलीय दर्पण है और जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र जो है वक्रता केंद्र कहलाता है। यही लिखा है। वक्रता केंद्र C कहते हैं। इसका मतलब एक लाइन और बढ़ाई जा सकती है। इसे कैपिटल C द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो शॉर्टकट करने के लिए मैंने ऐसे कर दिया है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण कोई भी चाहे ये या ये, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। गोलीय दर्पण के जिस खोखले का उसके गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहेंगे कि वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें CP यह है और यहाँ पे वक्रता केंद्र यह है, दर्पण का ध्रुव यह है। इसको मिला दीजिए, एक सीधी रेखा होगी। यह सीधी रेखा ही ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी, ये उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इसके आगे की हेडिंग्स, हाँ, तो अविलंब के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण के कटान बिंदु पर अभिलंब होती है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कोई गोलीय दर्पण है या ये अवतल दर्पण है, इसके केंद्र से कोई भी रेखा खींच लीजिए, गोलीय दर्पण के कटान बिंदु पर अभिलंब होती है। अर्थात कोई रेखा खींचिए, गोलीय दर्पण को कहाँ काटती है? बिंदु ए पर काटती है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखा है या जो रेडियस कह लीजिए इसकी, ये जो त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जो वक्रता त्रिज्या है इस बिंदु ए पर अभिलंब होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्पर्शी खींचा जाएगा तो वहाँ पे 90 अंश का कोण बनाएगी। फिर एक बार और समझें, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है, इसका कोई बिंदु ए है, चाहे P है या B है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, इस ए बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाइए, P को वक्रता केंद्र से मिलाइए या B को वक्रता केंद्र से मिलाइए। रेखा कॉमा दिया गया है, गोलीय दर्पण के कटान बिंदु पर अभिलंब होती है। तो ये रेखा गोलीय दर्पण को कहाँ काटती है? ए पर काटती है। तो इस बिंदु पर ये रेखा CP रेखा अभिलंब होगी, इस बिंदु P पर CP रेखा अभिलंब होगी, या
सॉरी ऊपर यहाँ जो गलत बोल गए हैं, इस बिंदु ए पर CA रेखा अविलंब होगी, इस बिंदु P पर CP रेखा अविलंब होगी, इस बिंदु B पर CB रेखा अविलंब होगी। अविलंब का मतलब है कि लंब, यहाँ पर कोई स्पर्शी खींच लिया जाए तो ये अविलंब होगा। ये तो अवतल दर्पण के संदर्भ में रहा। उत्तल दर्पण के संदर्भ में इसके केंद्र से कोई रेखा खींच दीजिए तो इसके जहाँ जहाँ पर ये कटान बिंदु होगा उस पॉइंट पर ये रेखा अविलंब का कार्य करेगी। चाहे ये अविलंब का कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पर्शी खींचा जाएगा तो यह स्पर्शी के सदैव लंबवत होगी। इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रतिबिंब बनाने में। कैसे? मान लीजिए कि कोई किरण ऐसे आई, कोई किरण यहाँ पे टकराई। अब आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये किरण इधर जाएगी, उस साइड जाएगी कि नीचे की तरफ आएगी। तो इसका सीधा फंडा है कि इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ा लीजिए। ये हो गया अविलंब, इसी को अविलंब कहते हैं। यह आपतन कोण आई, आपतित किरण है तो आपतन मिरर पर जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपतित किरण हो गई और तो टकरा करके जाएगी तो अविलंब के दूसरे साइड से होकर जाती है, इसलिए यह किरण परावर्तित किरण हो जाएगी, ये दूसरी तरफ से होकर जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये किरण टकराए और इस साइड चली आए। इसी तरह से इस पर भी हम देख करके समझ सकते हैं। अब आइए द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण हमारा हो गया, इसका परावर्तक तल जो है अंदर वाला है, ये M1 और M2, ये इसका जो डायमीटर होता है ये इसको द्वारक कहा जाता है। ये डायमीटर जितना ही बड़ा होगा तो कहा जाएगा दर्पण का द्वारक उतना ही बड़ा है। मुख्य फोकस या फोकस, आइए इसी में सभी चीज़ों को मैं समेट देता हूँ, अभी लिखूंगा तो ज़्यादा समय लगेगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, अभी मैंने पीछे बताया है कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें। देखिए यहाँ पे एक एरो से किरण आ रही है, ये टकरा करके, पहले मैं इसको पढ़ दूँ। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस के आगे कैपिटल F लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये किरण गई, एक एरो बनाया गया है, यहाँ से परावर्तित होकर के सिंगल एरो वाली किरण ये इधर से आ गई। ये थोड़ा सा नीचे से दूसरी किरण गई है, डबल एरो वाली है, ये भी आकर के चूँकि मुख्य अक्ष से समानांतर, ये मुख्य अक्ष है हमारा, CP मुख्य अक्ष है, ये इसके समानांतर जा रही है, दूसरी वाली भी मुख्य अक्ष के समानांतर ही जा रही है। तो समानांतर जा रही किरणें ये नियम भी होता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जा रही किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो ये देखिए ये हो गया फोकल पॉइंट, जहाँ पे कट करती हैं मुख्य अक्ष को वही फोकल पॉइंट। नीचे से भी कोई किरण यदि इसके समानांतर आए, मुख्य अक्ष के समानांतर आए तो ये दोनों समानांतर जा रही हैं। ये सिंगल रे वाली किरण है, सिंगल एरो वाली किरण है, तो ये यहाँ पे मिल रही है, ये डबल वाली है, ऐसे ये किरणें आगे की तरफ बढ़ जाएंगी। तो यही पॉइंट जो है जहाँ पर मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली किरणें जहाँ पर मुख्य अक्ष को कट करती हैं, मुख्य अक्ष को काटती हैं, यही कहलाता है मुख्य फोकस, या फोकस कहलाता है, दर्पण का फोकस कहलाता है। दूसरी परिभाषा दिया हुआ है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखिए उत्तल दर्पण में तो ये किरणें समानांतर जा रही हैं मुख्य अक्ष के, लेकिन यहाँ से परावर्तन के बाद ये डाइवर्ज कर जाती हैं, फैलने लगती हैं। तो जो फैलने लगती हैं पीछे मिलाए जाने पर यह बिंदु F पर मिलती है। यदि आपकी आँख कहीं इधर हो तो आपको पता चलेगा कि ये किरणें जो है बिंदु F से आ रही हैं। तो यही लिखा गया है जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब फोकस दूरी की परिभाषा मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा नहीं रहा हूँ। फोकस दूरी दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको स्मॉल f से, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी स्मॉल f, या फोकस से इस ध्रुव तक की दूरी स्मॉल f कहलाएगी ये। और वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया जा चुका। फोकस तल किसे कहते हैं? फोकस से होकर जाने वाले समतल को फोकस तल कहते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि वह फोकस तल इसके मुख्य अक्ष के लंबवत होना चाहिए। दर्पण के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। और संयुग्मी बिंदु के बारे में बताए थे तो वहाँ समझाए थे कि यदि कहीं कोई वस्तु रखी हो, उसका कहीं वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो, तो उस वस्तु को हटा करके जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है वहाँ पर रख दें
तो जहाँ पर वस्तु रखी गई थी वहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनने लगे, तो इन दोनों बिंदुओं को जो है संयुग्मी बिंदु कहते हैं या संयुग्मी फोकस कहते हैं। अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु की स्थितियों को परस्पर इंटरचेंज कर देने पर उस पर कोई प्रभाव न पड़े तो वह बिंदु कहलाता है संयुग्मी बिंदु या संयुग्मी फोकस। आज इतना ही, अगले टर्न पर इसके आगे और भी चीज़ें बताएंगे। फिलहाल आप लोग इतना तैयार कीजिए, लिखते रहिए।